वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म भाग 4। इस अध्याय के पहले 3 भाग चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। पिछले क्लास के वीडियो में हमने पढ़ा था अयस्क के सांद्रण की विभिन्न विधियां, जिसमें थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय विधि, झागोत्प्लावन विधि। इसके अलावा धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को अयस्क में कैसे परिवर्तित करते हैं, भर्जन और निस्तापन क्या होता है, यह भी इस वीडियो में पढ़ाया गया था। आज की क्लास के टॉपिक हैं धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, कार्बन अपचयन विधि, रासायनिक अपचयन विधि, धातुओं की शोधन की विभिन्न विधियां और लोहे का धातु कर्म। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण अर्थात उसके अयस्कों में से शुद्ध धातु प्राप्त करना जो होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि धातु की सक्रियता कैसी है। अगर धातु बहुत सक्रिय है तो उसके लिए हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। यदि धातु कम सक्रिय है या मध्यम है तो हम उसके ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों को रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा अपचयित करते हैं। बहुत कम धातुएं ऐसी होती है जिन्हें उनके अयस्कों से केवल सीधे गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पारा और टिन। ये वो धातुएं होती हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं, अर्थात जिन्हें हम आसानी से गलाकर पृथक कर सकते हैं। अगला, तो जब भी हमको धातु कर्म की प्रक्रिया करनी होती है तो कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप तो था अयस्कों का सांद्रण। लेकिन सांद्रण के बाद का जो पहला स्टेप होता है वो होता है धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को उसके अयस्क में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए भर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। भर्जन में क्या करते हैं, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। निस्तापन की प्रक्रिया में हम कार्बोनाइट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। यहाँ पर हम भर्जन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह कार्बोनेट अयस्क होता है, इसमें ऑक्सीजन पहले ही मौजूद है। केवल हमें कार्बोनेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। यह विधि मुख्यतः कार्बोनेट अयस्क के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए, जो जिंक कार्बोनेट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट आयन बाहर निकल आता है और जिंक ऑक्साइड बच जाता है। धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन अगला स्टेप होता है। जब हम धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड को अपचायक और गालक के साथ मिलाकर गर्म करने से धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन। तो प्रश्न आता है कि प्रगलन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड, अपचायक और गालक सबको मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन जो है वो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक कार्बन अपचयन विधि के द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं, भर्जित या निस्तापित जो अयस्क है उसे उच्च ताप तक गर्म करते हैं। कोक के साथ इसे गर्म किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कार्बन दिखाई दे रहा है, तो कोक कार्बन का ही अपरूप है। तो कार्बन के साथ जब इसे गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड का ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल आता है और आपको धातु प्राप्त हो जाती है। तो कार्बन अपचयन विधि में अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है रासायनिक अपचयन विधि। रासायनिक अपचयन विधि में विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है और धातु के लवण में उससे अधिक सक्रिय धातु की क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की क्रिया कराने पर कॉपर बाहर निकल आता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होती है। जब धातुएं प्राप्त हो जाती हैं तो वो शुद्ध नहीं होती, तो धातुओं का शोधन कराया जाता है। तो देखिए, अपचयन से प्राप्त धातु अशुद्ध होती है, इनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही हम धातु का शोधन कहते हैं। तो धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु शोधन या परिष्करण कहलाती है। तो धातु के शोधन की कई विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है भौतिक विधि। तो यहाँ पर आप देखिए कि भौतिक विधि में सबसे पहली विधि आती है द्रवण विधि, दूसरी होती है जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। तो जिन धातु का गलनांक कम होता है उन्हें हम द्रवण विधि के द्वारा शोधित करते हैं और इसमें एक ढलान वाली परावर्ती भट्टी में इनको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरह का परावर्तनी भट्टी लिया जाता है और यहाँ पर
इसको धातु को रखा जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो धातु जो है वो पिघलकर नीचे आ जाती है और अशुद्धियाँ यहीं पर रह जाती हैं। तो इस प्रकार द्रवण विधि के द्वारा अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है, परंतु ये विधि सबके लिए लागू नहीं होती। जोन रिफाइनिंग या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियाँ धातु की ठोस अवस्था में अपेक्षाकृत द्रव अवस्था में अधिक घुलनशील होती हैं। मतलब मान लीजिए अशुद्धियाँ हैं तो वो द्रव के ठोस अवस्था के बजाय द्रव अवस्था में अधिक घुलनशील होती हैं। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करके यहाँ पर आप देखिए ये जो रॉड दिखाई दे रही है आपको, ये सीधी वाली, ये अशुद्ध धातु की रॉड है। और ये जो आपको ये गोलाकार ये प्लेट नुमा रचना जो दिखाई दे रहा है, ये एक ऊष्मीय हीटर होता है। तो इसे हम बार बार एक ही दिशा में इसको घुमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो धातु है वह पिघलने लगती है। तो पिघली हुई अवस्था में अशुद्धियाँ ज़्यादा घुलनशील होती हैं। तो अशुद्धियाँ उस पिघली हुई धातु में घुलती जाती हैं और नीचे इस तरफ यहाँ नीचे इकट्ठी होती जाती हैं। तो अशुद्धियाँ पूरी नीचे इकट्ठी हो जाती हैं और शुद्ध धातु ऊपर रह जाती है। फिर इस रॉड को काट के उसे अलग किया जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आप देखिए अशुद्ध धातु की एक छड़ बना ली जाती है, उसके एक सिरे पर वृत्ताकार ऊष्मा जो है उससे उसको पिघलने तक गर्म करते हुए छड़ के दूसरे भाग तक खिसकाते हैं। पिघली हुई धातु अशुद्धि को साथ लेते हुए आगे बढ़ जाती है और ठोस होती हुई शुद्ध धातु पीछे छूटती जाती है। तो इस प्रकार एक सिरे पर शुद्ध और एक सिरे पर अशुद्ध धातु एकत्र हो जाती है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अतिशुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये विधि कुछ खास प्रकार की धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी जो कीमती धातुएं होती हैं, जिनका गलनांक भी काफ़ी उच्च होता है और अक्रिय प्रकृति की होती है। इस प्रकार की धातुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रासायनिक विधि। किसी अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि एक रॉड मोटा लिया जाता है जो कि शुद्ध धातु, देखिए यहाँ पे लिखा है इम्प्योर कॉपर, मतलब अशुद्ध धातु से बना होता है। एनोड जो है, धन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बनता है, अशुद्ध धातु से। और ऋण वाला जो कैथोड जो लिया जाता है वो पतला लिया जाता है और उसमें शुद्ध धातु की बनी हुई पतली तार ली जाती। तो यहाँ से धातु निकल के इस पर जमा होते जाती है और कैथोड की मोटाई बढ़ते जाएगी और एनोड की मोटाई जो है वो घटती जाती है। और एनोड के नीचे यहाँ पर एनोड कीचड़ यानी कि एनोड पंक जमा होता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर जैसी कीमती धातुएं भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अशुद्ध धातु की एक मोटी छड़ से एनोड और शुद्ध धातु से पतली छड़ कैथोड बनाई जाती है और इसी के लवण को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। तो विद्युत रासायनिक विधि से आपको बहुत शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब इस पूरे प्रक्रिया को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले खदानों से हमें अयस्क मिलता है, उसे हम सांद्रित करते हैं। सांद्रण के बाद निष्कर्षण की समस्या सामने आती है। निष्कर्षण के लिए हम उसको 3 कैटेगरी में बांट दिए, उच्च क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु। तो जो उच्च क्रियाशील धातु है उसको हम क्या करते हैं, उसका विद्युत अपघटन करा के शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, उनका भर्जन करते हैं और धातु प्राप्त हो जाती है और परिष्करण कर लिया जाता है। परंतु जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो प्रायः कार्बोनेट, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो कार्बोनेट का निस्तापन और सल्फाइड का भर्जन करते हैं। दोनों ही प्रक्रिया से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसका अपचयन कराया जाता है और अंत में धातु का शोधन। अपचयन से हमें धातु प्राप्त हो जाती है परंतु उसका शुद्धिकरण बचा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है लोहा। अगला टॉपिक देख लेते हैं लोहा। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है। इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं और इसका सूत्र Fe2O3 होता है। इसमें लगभग 60 से 65% तक लोहा पाया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य भी अयस्क होते हैं जैसे मैग्नेटाइट Fe2O4, इसमें 70 से 75% लोहा होता है। सीडेराइट और पायराइट भी लोहे के अयस्क होते हैं। इसका सूत्र Fe2CO3, 40 से 43% तक लोहा है। और पायराइट में FeS2 जिसमें 43% तक लोहा पाया जाता है, परंतु गंधक की अधिक मात्रा के कारण यह भंगुर प्रकृति का होता है और इससे लोहा प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो लोहे का धातु कर्म देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सांद्रण कराया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लोहा हेमेटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो इसको महीन पीस कर बारीक चूर्ण में बदल लेते हैं और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का वर्णन पिछले वीडियो में किया जा चुका है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है भर्जन। इसमें हम वायु की उपस्थिति में इस अयस्क को गर्म करते हैं। तो गर्म करने से इसमें जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं जैसे आर्सेनिक, सल्फर, ये ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं और अयस्क रंध्रमय हो जाता है। देखिए अयस्क तो पहले से ही ऑक्साइड के रूप में है, तो ये और ऑक्साइड नहीं बनाएगा। यहाँ पर भर्जन का उद्देश्य इसमें वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आर्सेनिक मौजूद है तो वो आर्सेनिक के ऑक्साइड के रूप में, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाएगा। स्टेप 3, तीसरा स्टेप होता है प्रगलन। तो अयस्क में रेत की अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रगलन के समय चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और इससे इस रेत को हटाया जाता है। चौथे स्टेप में अपचयन कराया जाता है। तो इसके अपचयन के लिए कार्बन के द्वारा इसे कार्बन या कोक के द्वारा, कार्बन या कोक भी कार्बन ही होता है, के द्वारा इसका अपचयन कराते हैं और तापमान लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। इसके बाद प्रगलन जो है वो एक बड़े से वात्या भट्टी में प्रक्रिया कराई जाती है और यह प्रक्रिया निरंतर यानी कि लगातार कराई जाती है। ये प्रक्रिया को हम रोक के नहीं करा सकते क्योंकि मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का अपव्यय बहुत होता है, इसीलिए यह भट्टी निरंतर चलती रहती है। इसका भीतरी सतह जो होता है वो अग्निसह ईंटों से बनाया जाता है और पूरे वात्या भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका तापमान अलग अलग रहता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर में एक कोन बना हुआ है, यहाँ से अयस्क को डाला जाता है। ये जो चार्ज लिखा है, चार्ज का अर्थ होता है कि यहाँ पर से हम जब चार्जिंग करते, चार्जिंग करना मतलब अयस्क को डालना। तो देखिए शुरुआत में ताप कम है 250, फिर 400 डिग्री सेल्सियस, फिर 700, फिर 800 से 1000, 1200 और सबसे नीचे वाले भाग में तापमान बहुत अधिक है। और यहाँ पर देखिए तापमान मेंटेन रखने के लिए ये देखिए ट्यूयर से वायु, गर्म वायु की भी यहाँ पर भेजी जाती है। और यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि धातुमल और पिघली हुई धातु, ये नीचे पिघली हुई धातु, ऊपर धातुमल है, तो यहाँ से धातुमल को अलग कर लेते हैं और इधर से पिघली हुई धातु को अलग कर लिया जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या करा रहे हैं कि लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन के द्वारा बना रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वात्या भट्टी में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं यह हम देख लेते हैं। कोक ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और कोक की संपूर्ण मात्रा उपयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि कोक काफ़ी मात्रा में ली जाती है। तो बचा हुआ जो कोक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर तापमान 400 से 900 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और कोक पुनः मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और वात्या भट्टी के तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से प्रश्न आता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो वात्या भट्टी के तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है। तो आपको बताना है कि जो ऑक्साइड अयस्क है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है। तो ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड में जुड़ जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड कोक से फिर से क्रिया करती है। ये देखो ये दोनों का रिएक्शन, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है उसका रिएक्शन ये, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये कोक से क्रिया करके फिर से क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। तो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया करती है और कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक के साथ क्रिया करता है और लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। भट्टी में जो उच्च ताप होता है वो 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर चूना पत्थर विघटित हो जाता है। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, और यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इसमें बना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए गालक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह गालक अयस्क में मौजूद रेत, जिसे हम सिलिका के नाम से जानते हैं, क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जो धातुमल। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं। गालक किसे कहते हैं, धातुमल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख लीजिए। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर कहते हैं। गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क में मौजूद अशुद्धि यानी कि सिलिका से क्रिया करके ये जो बना रहा है कैल्शियम सिलिकेट, यही धातुमल है। उच्च ताप पर लोहा, कैल्शियम और सिलिकेट पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। दोनों के घनत्व में अंतर के कारण यह दो परत की तली के रूप में, तो लोहा भारी होता है नीचे रहेगा और जो धातुमल है वो हल्का होता है ऊपरी परत में रहता है। तो हम इसे आसानी से अलग कर लेते हैं। वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मिला होता है, जिसे हम कच्चा लोहा या पिटवा लोहा भी कहते हैं। और इसको अलग अलग प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है और अलग अलग ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है। अगली क्लास के वीडियो में हम पढ़ेंगे संक्षारण, जंग लगने को नियंत्रित करना, लोहे पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत और मिश्र धातु। अगला वीडियो इस अध्याय का अंतिम वीडियो होगा। इस प्रकार यह अध्याय आप लोगों का 5 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पर आपके काम के वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।